है दुनिया नजर पहचाने। जज्बात, मोहब्बत और कुर्बानी की अनोखी दास्तान समेटे एक शहर जो देखने में पत्थरों का कोई वीरान शहर लगता है, लेकिन इसकी खामोश खूबसूरती ये बताने के लिए काफी है कि कभी यहाँ मोहब्बत गीत बनकर गूंजा करती थी। एक राजा और रानी के बेइंतहा प्यार का गवाह ये पथरीला शहर कभी सुर लहरियों से गूंजता रहता था, जिसकी खनक आज भी मांडू की हसीन वादियों में महसूस की जा सकती है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईना में। मैं हूं शिल्पी। किसी जगह को खूबसूरत बनाने का काम वहां की कुदरती छटा करती है, या फिर वहां कुछ खास इमारतें हों जिन्हें देखने के लिए लोग बार बार वहां पहुंचना चाहे। लेकिन मध्य प्रदेश का मांडू नगर दोनों ही मामलों में आगे है। विंध्य पर्वत की खूबसूरत वादियों में बसे इस शहर में 11वीं से 16वीं सदी तक का इतिहास आज भी जिंदा है। उम्दा शिल्प और कुदरत की बेपनाह खूबसूरती इस जगह को अलग ही पहचान देती है। चलिए मांडू की सैर शुरू करते हैं यहाँ के रोचक इतिहास के साथ। विंध्य पर्वत की अंतिम श्रृंखलाओं में बसे मांडू की खूबसूरती आज भी उसके हसीन अतीत की गवाही दे रही है। हरे भरे दरख्तों और कुदरती छटा से भरपूर इस जगह का नाम मांडवगढ़ भी हुआ करता था। विंध्य की पहाड़ियों में तकरीबन 2000 फीट की ऊंचाई पर बसे मांडू का एक नाम सादियाबाद भी है, जिसका मतलब होता है खुशियों का नगर। वाकई ये जगह पत्थरों का त्योहार ही तो थी, जिसे देखने लोग दूर दूर से यहाँ पहुँचते थे। 14वीं शताब्दी के मध्य तक मांडू हिंदुस्तान के ही नहीं दुनिया के बड़े महानगरों में से एक था, और उस वक्त मांडू की जो आबादी थी वो कम से कम 5 लाख के लगभग थी, और उस समय यहाँ पे 334 बड़े महल थे, 700 जैन और हिंदुओं के मंदिर थे, 1200 रिजर्वायर मतलब कुएं और बावड़ियां थी, 40 तालाब थे, 350 बगीचे थे और 70 स्टॉप डैम थे। ऐसा इसका वैभव था। मांडू पहाड़ों और चट्टानों से घिरा हुआ इलाका है, लेकिन इसकी हर एक इमारत कुछ कहती है, बताती है उस दौर की कहानी जब यहाँ राजा बदलते गए, लेकिन मांडू का सौंदर्य जस का तस रहा। अभिलेख बताते हैं कि 6ठी सदी में भी मांडू इतना ही खूबसूरत नगर था, लेकिन 11वीं सदी में परमार शासकों के अधिकार के बाद मांडू को और निखरने का मौका मिला। 13वीं सदी में मांडू परमारों की राजधानी बन गया, लेकिन 1305 में ही ये नगर खिलजियों के हाथ चला गया। बाद में मांडू की बागडोर मुगलों और मराठों के भी हाथ आई। हर नए शासन के साथ मांडू की शान बढ़ती ही चली गई। उस जमाने में बाहर से भी यहाँ पर्यटक आते थे, और ये इतना बड़ा शहर था कि जैसे आज हिंदुस्तान के गांव के लोग बड़े शहर देखने के लिए जाते हैं, शहर वाले पेरिस और लंदन घूमने के लिए जाते हैं, उस तरीके से हिंदुस्तान के गांव के लोग मांडू शहर देखने के लिए आते थे। मांडू के छोटे बड़े महलों को मिलाकर यहाँ लगभग 400 ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं, जिनमें से कुछ बेहतर स्थिति में हैं, तो कुछ अपना वजूद खो रही हैं। यहाँ कई मंदिर मस्जिद भी हैं, लेकिन यहाँ मौजूद भव्य महल और इमारतें आज भी मांडू के वैभवशाली अतीत को बयां करती हैं, और देश विदेश से सैलानी यहाँ आकर प्राचीन भारत के महानगर की तस्वीर देखना चाहते हैं। मांडू से दीपक सिंह चौहान के साथ प्रतीति पांडे,
जी मीडिया। मांडू में बनी इमारतें दिखने में जितनी खूबसूरत लगती हैं, उनकी तामीर में उतनी ही रचनात्मक को साकार किया गया है। लगभग हर एक इमारत में शिल्प का अलग अलग अंदाज देखने को मिलता है। शाही रुतबे और वैभवशाली शासन की झलक इन इमारतों में महसूस की जा सकती है। इस जगह पर अलग अलग शासकों का शासन रहा और यही वजह है कि मांडू को स्थापत्य के एक से बढ़कर एक बेहतरीन तोहफे मिलते गए। मांडू को एक शाही प्रेम कहानी का साक्षी माना जाता है। यहाँ के खंडहर और इमारतें इतिहास के उस वक्त को दिखाते हैं जब इस जगह ये समृद्ध विरासतें बनाई गई थीं। इस खंडहर का एक एक पत्थर बोलता है और सुनाता है इतिहास की अमर गाथा। मांडू का प्रवेश ही घुमावदार रास्तों से होता है और शुरू हो जाती है एक रहस्यमय यात्रा। मांडू में 12 प्रवेश द्वार हैं, जो 45 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए हैं। इनमें से दिल्ली दरवाजा सबसे अहम है, जो मांडू का पहला प्रवेश द्वार है। इसके बाद शुरू होता है नगर की बेहतरीन इमारतों का सिलसिला, जिन पर खास तौर पर अफगानी स्थापत्य की छाप है। अभी जो इमारतें मांडू में देखने को मिलती है, ज्यादातर तो सब अफगान आर्किटेक्चर में है, पठानों की वास्तुकला में है। क्योंकि मुगल और पठान में फर्क ये है कि मांडू की जो गुम्बदें आप देखेंगे वो सब अफगान वास्तुकला में एकदम गोल बनी हुई है। और आप ताजमहल को देखेंगे तो उसमें थोड़ी सी नजाकत आ गई है, वो प्याज के नुमा थोड़ा सा ऐसा झुका हुआ है, हाँ, किनोर उसकी निकली हुई है। तो मुगलों का जो आर्किटेक्चर है वो आपको देखने को मिलेगा ताजमहल के अंदर, और मांडू की गुम्बदों में आपको देखने को मिलेगा अफगान आर्किटेक्चर। लेकिन इसके साथ में सब हिंदू का भी शिल्प है, जो कहीं कहीं हर जगह हर इमारत में आपको नजर आता है। यूं तो इस खंडहर की हर इमारत में वास्तु और स्थापत्य का अलग अलग ढंग देखने को मिलता है, लेकिन जो इमारतें यहाँ अलग अलग शासकों ने बनवाई, उसमें जिन देशों का स्थापत्य देखने को मिलता है, उन्हें इतिहासकार यूं बताते हैं। की इमारतों को देखें तो मुख्य रूप से यहाँ पे हिंदू और अफगान वास्तुकला है, लेकिन इन्हीं इमारतों के अंदर वास्तुकला की दृष्टि से मांडू बहुत ही रीच है, बड़ा रईस है। यहाँ दुनिया भर की कई शिल्प वास्तुकला मौजूद है। उसमें हमको मांडू की इमारतों में देखने को मिलता है रोमन वास्तुकला, ग्रीक, गोथिक, इजिप्शियन और चाइनीज भी नजर आती है। खंडहरों के अलावा कुछ इमारतें जो अब भी ठीक ठाक अवस्था में हैं, उन्हें बनाने के लिए उस दौर में खासी मशक्कत करनी पड़ी थी, क्योंकि इन इमारतों को बनाने में इस्तेमाल किए गए लाल पत्थर धार की सीमा में नहीं मिला करते थे। और ज्यादातर जो इमारतें मांडू में आप देखेंगे तो उसमें जो लाल पत्थर लगा हुआ आपको जो नजर आएगा, वो लाल पत्थर हमारे मांडू के किसी इस एरिया में या धार जिले में कहीं मिलता नहीं है। लाल पत्थर जो है ये उस जमाने में बुलवाया गया था 800 से 1300 के बीच में, उन 500 सालों के मध्य में, जो भरतपुर से और ग्वालियर से लाया गया था। और बाद में किसी भी सुल्तान के पास में इतना समय नहीं था कि इतनी दूर से वो पत्थरों को बुलवा सके। खास तौर पर इन इमारतों के गुंबद अर्धवृत्ताकार आकृति के बनाए गए थे, जो मुगल स्थापत्य से काफी अलग है। मुगलिया गुंबदों में जहां नजाकत दिखती है, वहीं मांडू की इमारतों में गुंबद बिल्कुल गोल है। हिंदू स्थापत्य की भी झलक कई इमारतों में दिख जाती है, लेकिन ऐसी इमारतें अब कम ही बची हैं। दरख्तों और बावड़ियों के बीच बसे मांडू का शिल्प मिला जुला है, लेकिन जितनी भी इमारतें हैं, अपने आप में सब खास ही हैं। मांडू से दीपक सिंह चौहान के साथ प्रतीति पांडे, जी मीडिया। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।
होते हैं आप तब पढ़ना, घूमना, दोस्तों का साथ जरूरी होता है, फिर करियर और भविष्य जरूरी होता है, काम में डूबे रहते हैं आप। इसके बाद आपके बच्चों का भविष्य बन जाता है आपकी जिम्मेदारी पूरी। जीवन के हर मुकाम पर आप जिम्मेदार हैं, तो जिम्मेदार नागरिक क्यों नहीं? वोट देकर देश के प्रति, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी अवश्य निभाएं। जागरूक नागरिक बने, मतदान अवश्य करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। भागते भागते न थकने वाले शहरों में बहुत शोर है। इस शोर के बीच अब सुनी जाएगी आपकी आवाज, आपकी परेशानी, ताकि बदलते वक्त के साथ बदल सके प्रदेश के हालात, आपके हालात। 10 रीजन 10 खबरें, रोज सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे। प्रायोजक हैं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, देश का नंबर 1 ट्रैक्टर, और टीवीएस जुपिटर। My favorite fashion recommendation for the season? Snow White. Inspired by my Sarah Snow White. Sarah reflects my style. मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी। राइट, साथ करे हर चैप्टर पार। ओ, पढ़ाई वाली जोड़ी। बनाना हर बार। लड़ाई वाली जोड़ी। देखे सपने हम दो चार। विश वाली जोड़ी। और ये फ्रेशनेस जोड़ी, 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। ओए, I'm sorry. CRI pump, super discharge. CRI, it's a trusted brand. CRI, used in my industries world over. Wow, CRI, it's the best. CRI pumps, pumping trust worldwide. भारतीय इतिहास तरह तरह की प्रेम कहानियों से भरा पड़ा है। मांडू भी एक ऐसी ही प्रेम कहानी का गवाह है, जो आज भी यहाँ की हसीन वादियों में सांसें ले रही है। रानी रूपमती और राजा बाज बहादुर की प्रेम कहानी। संगीत और सुरों के साधक इस जोड़े के पवित्र प्रेम को इतिहास में भले ही जगह न मिली हो, लेकिन मांडू की ईंट ईंट इसे आज भी दोहराती है। ये जगह, ये खंडहर, ये हरी भरी वादियां, इन सब के साथ जुड़ी है एक ऐसी कहानी जो मांडू की इमारतों की ईंट ईंट दोहराती है। 16वीं सदी की एक ऐसी प्रेम कहानी जिसने रानी रूपमती और राजा बाज बहादुर को अमर कर दिया। आज भी यहाँ आने वाले लोग मोहब्बत की उस कशिश को महसूस करते हैं। ये भी देखने को मिलता है कि लोगों का डेडिकेशन क्या था, मतलब क्योंकि उनको इतना ये था, नर्मदा नदी के तरफ इतना उनको मोह था, वो हर दिन ट्रैवल करती थी दर्शन करने के लिए। दर्शन नहीं कर पाती थी तो वहीं पे रुक के अन्न भोजन नहीं करती थी। वो डेडिकेशन और एक जो लगाव जो ऑफकोर्स आजकल देखने को नहीं मिलता है। दे आर सो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, एक निश्चय कर लिया उस चीज को तो उस चीज को फॉलो करना, यू डोंट गेट टू सी दैट नाउ। रानी रूपमती मांडू से 30 किलोमीटर दूर धर्मपुरी के जमींदार की बेटी थी। संगीत से जुड़ाव ने उन्हें मशहूर कर दिया। जितनी आवाज सुंदर, उतनी ही खूबसूरत रूपमती भी थी। मांडू के राजा बाज बहादुर को भी संगीत से काफी लगाव था। फिर क्या था,
उन्होंने रूपमती को मांडू आने का न्योता भेज दिया, लेकिन रानी रूपमती बिना मां नर्मदा के दर्शन किए सुर साधना नहीं करती थी। ऐसे में राजा ने खास रूपमती के लिए ये खूबसूरत महल बनवाया, जहाँ की 2 बुर्जों से मां नर्मदा के दर्शन किए जा सकते हैं। नर्मदा की परिक्रमा या उनके दर्शन को प्रभावी विल पावर स्ट्रॉन्ग करने के हिसाब से माना गया है, या फिर आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए लोग परिक्रमा में सम्मिलित होते हैं। काफी लोग धर्मपुरी एक नियरेस्ट एक साइट है, जगह है, जहां लोग काफी परिक्रमा में जाया करते थे। उस परिक्रमा के दौरान आने वाले दर्शनार्थी भजन संध्या में रूपमती भी अपने आप को कंटिन्यू समय दिया, और समय देने की वजह से उसको गायन और वादन में रुचि हुई। इस वजह से उसके फादर ने अच्छे गायकों, अच्छे वादकों को अपने दरबार में एज ए ट्यूटर प्रशिक्षित गायकों, वादकों को सर्विस दिलवाई। देन सर्विस के बाद माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हुआ, जिसकी वजह से रूपमती का प्रभाव मांडू तक बना। राजा ने अपने महल के ठीक सामने रूपमती का महल बनवाया और उनके साथ ही संगीत की साधना किया करते थे। उन दोनों के बीच मोहब्बत का रिश्ता था, लेकिन सुरों से जुड़ा हुआ। तब दोनों ने मिलकर एक नया राग बनाया था, राग भूप कल्याण। जैसे यमन कल्याण, शुद्ध कल्याण, श्याम कल्याण, ऐसे इन्होंने बनाया था भूप कल्याण। इस प्यार की उम्र ज्यादा नहीं थी। जल्द ही रूपमती की तारीफ अकबर के कानों तक पहुंची। जब अकबर का पैगाम लेकर आदम खान कोका मांडू पहुंचा, तो उसने रूपमती से शादी का प्रस्ताव रख दिया। रूपमती के इनकार पर आदम खान ने मांडू पर हमला बोल दिया। जंग में बाज बहादुर मारा गया और रूपमती ने भी जहर खाकर वफा की एक नई इबारत लिखी। बताते हैं, सुनने वाले आज भी दोनों की जुगलबंदी इन वादियों में सुन लेते हैं। लेरी मांडू के वीरान खंडेरों में और वादियों में मचलती है। मौसम के साथ में उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो महसूस कैसे किया जाता है, वो उसके लिए किसी शायर ने एक बात कही है कि नजर में ढलकर उभरते हैं दिल के अफसाने, ये और बात है कि दुनिया नजर न पहचाने। बाज बहादुर और रानी रूपमती तो नहीं रहे, लेकिन उनके प्यार की निशानी बन चुके ये महल आमने सामने खड़े होकर जैसे एक दूसरे को आज भी निहार रहे हैं, जैसे आज भी उनकी दर्द भरी आवाज एक दूसरे को पुकार रही है। मांडू से दीपक सिंह चौहान के साथ प्रतीति पांडे, जी मीडिया। मांडवगढ़ के नाम से मशहूर रहे मांडू में इमारतों के साथ कई तरह के प्रयोग किए गए। अलग अलग ढंग से बनाई गई इमारतों के चलते ही एक वक्त में ये जगह इतनी सज चुकी थी कि ये शादी के मंडप जैसी लगती थी। 11वीं सदी के सबसे खूबसूरत नगरों में से एक रहे मांडू के प्रबंधन और इसकी बेमिसाल खूबसूरती देखने के लिए लोग खास तौर पर यहां घूमने आते थे। 400 से ज्यादा किलों और महलों का गवाह मांडू कुछ इमारतों को आज भी अपने दामन में समेटे खड़ा है, तो कुछ वक्त के थपेड़ों से अपना अस्तित्व खो रही हैं। वैसे तो मांडू की हर इमारत अपने आप में खास है, बेहतरीन है, लेकिन जहाज महल की बात करें तो इसके अद्भुत स्थापत्य की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। कुदरत की खूबसूरती को शिल्प का साथ देकर जिस तरह से तराशा गया है, ये इस महल को और भी खास बना देता है। महल के दोनों ओर तालाब और झील है, हरे भरे बगीचे हैं और पानी के ठीक बीचों बीच बना ये महल किसी जहाज की तरह लगता है। वास्तु के नजरिए से ये मांडू का सबसे खूबसूरत महल कहा जा सकता है।
उससे अच्छा यहाँ का जहाज महल लगा हमें। उसमें क्या उसका मतलब जो सागर के बीच में बना हुआ है उसकी अनुकृत उसका मतलब डिजाइन ऐसे तैयार की गई है तालाब के बीच में जैसे लगता कोई जहाज आ रहा हो, इसलिए उसको जहाज महल कहा जाता है। कैसी अनुभूति होती है उसको देख करके? एक मतलब बड़ी सुखद अनुभूति होती है प्रकृति की गोद में इस तरह से रमणीक स्थल पर देखना, तो बहुत अच्छा लगता है। यूं तो महल परमारकालीन है, लेकिन गयासुद्दीन खिलजी ने इसे तराश कर और भव्य बनाया, क्योंकि ये उसका हरम था जहां बेगमें रहा करती। महल हरम के रूप में इस्तेमाल होता था, महिलाओं के लिए रानीवास के रूप में काफी वर्षों तक इस्तेमाल हुआ है। बेसिकली उसे रॉयल पैलेस के रूप में भी कहा जाता है। जहाज महल तकरीबन 550 वर्ष पहले बनवाया गया था। गयासुद्दीन खिलजी वॉज ए ग्रेट किंग एट मालवा, और उन्होंने उसको जब बनवाया था तो पानी का एक बेहतर, चूंकि अबोव सी लेवल वी आर ए कम 637.7 मीटर हाइट, तो इतना ऊंचाई अगर समुद्र की सतह से इसकी है तो स्वाभाविक है कि पानी का एक बेहतर प्रबंध होना चाहिए इस किले के अंदर। ये पूरा इलाका शाही क्षेत्र था, जहां हरियाली के अलावा मुंज तालाब, कपूर तालाब और कई बावड़ियां भी थीं। इतिहासकार मुगलों के जल प्रेम की वजह भी बताते हैं। तो मुगलों सुल्तान हमेशा पानी को बहुत ही प्यार करते हैं और जहां भी वो देखते हैं वो पानी को अपने पास रखते हैं। आप किसी भी पुराने किले में चले जाइए, दिल्ली में जाइए, आगरा में जाइए, फतेहपुर सीकरी में जाइए, और भी हिंदुस्तान में बहुत सारी इमारतें हैं जहां भी उनकी बैठक होती थी वहां बिल्कुल बीच में वो हौज बना के रखते थे। और मुस्लिम धर्म में, हदीस में और कुरान में बात लिखी है कि जब आप ये जब बैठते हैं तो मुस्लिम धर्म में है कि एक छोटा हौज जो है पानी का है, एक जो है सेहत का है, एक जो है वो स्नान करने के लिए है, और एक जो है वो शराब का है। तो ये सब जन्नत की चीजें हैं, तो इसलिए पानी को उन्होंने बहुत महत्व दिया है। तो जहां भी वो बैठक उनकी होती है वो पानी रखते हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जहां भी कहीं आप मांडू में देखेंगे तो आपको जो कुएं, बावड़ी, तालाब और ये जो महल के पास नजर आते हैं, ये सब उनके रिजर्वायर है, वाटर स्टोरेज टैंक है। जहाज महल परिसर में ही हिंडोला महल, तवेली महल और शाही हमाम भी स्थित है। उजली बावड़ी और अंधेरी बावड़ी नाम से 2 बावड़ियां भी हैं, जो मॉनसून में पूरी तरह भर जाती हैं, और तब इस जगह का और भी निखरा हुआ रूप देखने को मिलता है। मांडू का अतीत सैकड़ों साल पुराना है, लेकिन कई इमारतों की शिल्प और स्थापत्य शैली इतनी उन्नत है कि इमारतें आज भी नई सी लगती हैं। प्राचीन भारत में मांडू एक महानगर सरीखा था, देखने में किसी शादी के मंडप जैसा लगता था, इसलिए इसे मांडव कहा गया। गुजरे हुए उस दौर को हम देख तो नहीं सकते, लेकिन इमारतों की भव्यता को देखकर उस वैभव को महसूस जरूर कर सकते हैं। मांडू से दीपक सिंह चौहान के साथ प्रतीति पांडे, जी मीडिया। आज से सालों पहले मांडू इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत था, तभी तो शाहजहां तक को यहाँ की वादियां बेहद पसंद थी। लेकिन उस वक्त में मांडू पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ पहुंचने के लिए 12 दरवाजे पैदल पार करने पड़ते थे। लेकिन आज मांडू पहुंचना काफी आसान है। यहाँ आकर रानी रूपमती और राजा बाज बहादुर की अमर प्रेम कथा को जिया जा सकता है और विंध्य की हसीन वादियों में छुट्टियां बिताई जा सकती हैं। बावड़ियों और हरे दरख्तों से आबाद मांडू विंध्य पर्वत के आखिरी सिरे पर बसा है। 2000 फीट की ऊंचाई पर बसा ये पुराना नगर अपनी कुदरती सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। इतिहास में दिलचस्प
दिलचस्पी रखने वालों के साथ साथ हिल स्टेशन जाने के शौकीन लोगों के लिए भी ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं। मांडू पहुंचने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। अगर हवाई सफर के जरिए यहां पहुंचना हो तो नजदीकी हवाई अड्डा इंदौर है, जो दिल्ली, मुंबई और भोपाल से जुड़ा हुआ है। यहां से महज 99 किलोमीटर की दूरी पर मांडू है। अगर सफर बस से करना हो तो इंदौर, धार, माऊ, रतलाम, उज्जैन और भोपाल से सीधी बस मांडू तक आती है। रेल के जरिए यहां पहुंचने वालों के लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन रतलाम और इंदौर है। जहां दिल्ली और मुंबई से सीधी ट्रेनें आती हैं। मांडू पहुंचने के लिए सबसे अच्छा मौसम मॉनसून माना जाता है, क्योंकि कुएं, बावड़ियों और ताल तलैयों से गुलजार इस जगह पर मॉनसून में जलाशय भरे हुए मिलते हैं। और वीरान पड़ी ये इमारतें बारिश में धुलकर और भी खूबसूरत नजर आती हैं। The new Bolero. Bye bye. हाँ, मैं टैक्सी वाला बोल रहा हूँ। हाँ, आपका फोन मेरे पास ही है। पैराडाइज होटल पे आके ले जाइए। अपने अंदर के रावण को जलाना एक अच्छा आइडिया है। हैप्पी दिवाली। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का फैसला होने जा रहा है। चुनाव में बटन जरूर दबाइए, सही उम्मीदवार चुने। जुड़िए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ कल शाम 7 बजे। एक बेहतर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए जी मीडिया इनिशिएटिव, देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क, सपोर्टेड बाय नई दुनिया नवदुनिया, वरदान, गृहलक्ष्मी, ADR, DSN और क्रिकेट टुडे। सत्ता के खेल में सियासत के दांवपेच। कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र। चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर ये सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं। हर चेहरे के पीछे का असली चेहरा। राज्य का अगर अहित हुआ है तो फिर हम चुकेंगे नहीं, कार्रवाई करना। पल पल बदलते समीकरण। पीटीआई के हवाले से मिल रही खबर के मुताबिक चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल पर रोक लगा दी है। 4 दिसंबर तक ये रोक लगाई गई। पीटीआई के मुताबिक एग्जिट पोल के प्रसारण